आज का जो रिवीजन क्लास हम लोग ले रहे हैं अभी वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज। सबसे पहला पॉइंट है कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 3 में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसा फॉर्मेट रहेगा, मतलब ऊपर नीचे किस आइटम को कहां पर लिखेंगे, किस किस आइटम को लेकर के नोट्स ऑन अकाउंट्स में क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और स्पेसिफिकली क्या क्या ऐसे डिस्क्लोजर्स हैं जो 1 नहीं 2 नहीं 5-5 साल तक करने पड़ते हैं, और हर आइटम को लेकर के प्रेजेंटेशन का जो फुल रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 3 में वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है ना। अगर हम एक शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट आपके सामने रखें तो उसकी लायबिलिटी साइड को इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोला जाता है और असेट साइड को असेट्स बोला जाता है। वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनती है, ऊपर नीचे करके, ऊपर में सारी लायबिलिटीज होती हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नीचे में असेट्स होती हैं। लायबिलिटी साइड में जब इक्विटी स्टार्ट करते हो तो इक्विटी का नाम शेयर होल्डर्स फंड दिया जाता है। यहां पर इनर कॉलम में हम लोग अमाउंट लिखते हैं और आउटर कॉलम में उसी अमाउंट का टोटल ट्रांसफर कर देते हैं। वैसे इस बुक में वो करंट ईयर प्रीवियस ईयर करके दिखाया हुआ है, लेकिन क्योंकि प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट एग्जाम में कभी भी नहीं आता तो हम उसकी जगह इनर कॉलम आउटर कॉलम करते हैं, तो बैलेंस शीट लुक्स ब्यूटीफुल। शेयर होल्डर्स फंड में, और ये पूरी बैलेंस शीट को याद करने का एक तरीका है 3, 4, 4, 5, 6 वाला। शेयर होल्डर फंड में 3 आइटम, नॉन करेंट लायबिलिटी में 4 आइटम, करेंट लायबिलिटी में 4 आइटम, नॉन करेंट एसेट में 5 आइटम और करेंट एसेट में 6 आइटम बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर वारंट। यहां पे एक नोट्स का कॉलम बन जाता है कि इनके नोट्स के नंबर क्या हैं। तो शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1, रिजर्व सरप्लस का नोट नंबर 2, वारंट का नोट नंबर 3। एग्जाम में सम को जल्दी बनाने के लिए अगर आपको लगता है कि किसी आइटम का नोट में आप नाम छोड़ करके और कुछ भी नहीं लिख पाओगे, मतलब यहां भी शेयर कैपिटल 5 लाख लिख रहे हो बैलेंस शीट के अंदर, नोट में भी शेयर कैपिटल 5 लाख ही लिखना है, तो इट्स बेटर नॉट टू प्रिपेयर ए नोट। वो टाइम आपको बचाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नोट में लिखने के लिए 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का ब्रेकअप है, कॉल्स इन अरियर वगैरह की डिटेल है, तो फिर आपको नोट्स बनाना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट विदाउट नोट्स इज कंसीडर्ड टू बी हाफ प्रिपेयर्ड। आपको 30% 40% मार्क्स कट हो जाएगा अगर नोट्स की जरूरत है और आप नोट्स सम में नहीं बना रहे हो। इंडिविजुअली किस आइटम के लिए क्या क्या नोट देना पड़ रहा है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। एक बार मेरे को सारी आइटम्स का डिस्कशन कर लेने दो। शेयर होल्डर्स फंड के नीचे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आता है, उसके नीचे नॉन करेंट लायबिलिटीज है। नॉन करेंट लायबिलिटीज के 4 आइटम्स का नाम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एग्जाम में याद रखने के लिए नॉन करंट लायबिलिटी के 3 आइटम और करंट लायबिलिटीज के 3 आइटम सेम टू सेम है। सिर्फ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जगह नॉन करेंट में जो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है, करंट में वहां पर ट्रेड पेएबल आ जाता है। नॉन करेंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोल के एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब आप यहां पे फिक्स्ड असेट नहीं लिखना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखना, क्योंकि नाम चेंज हो गया है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है, नॉन करेंट असेट्स है, डिफर्ड टैक्स असेट्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है और अदर नॉन करेंट असेट्स है।
करेंट असेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और द अदर करेंट असेट्स है। अदर करेंट असेट और अदर नॉन करेंट असेट असेट साइड में सबसे आखिरी आइटम होता है, लेकिन लायबिलिटी साइड में लास्ट बट वन आइटम होता है। अदर नॉन करेंट लायबिलिटी और अदर करेंट लायबिलिटी देखिएगा, लायबिलिटी साइड में लास्ट बट वन आइटम है, पर अदर नॉन करेंट असेट और अदर करेंट असेट असेट साइड में सबसे लास्ट आइटम है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का ऑर्डर हमें ध्यान रखना पड़ता है। आप जब भी बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनाएंगे, आप फॉर्मेट के किसी भी आइटम को ऊपर और नीचे नहीं लिख सकते। शेयर कैपिटल ऊपर, रिजर्व सरप्लस नीचे, वारंट उसके नीचे ही रहेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसके नीचे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन वैसे ही नीचे नीचे रहेगा। आप आइटम को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अच्छा रहता है कि अगर आप इनर कॉलम आउटर कॉलम में अमाउंट लिखें। फॉर एग्जांपल, अगर नॉन करेंट लायबिलिटी में आपके पास चारों आइटम है और चारों आइटम 1000 रुपया का है, तो चारों का इनर कॉलम यहां लिख दिए, चारों का टोटल मार करके बाहर शिफ्ट कर दिए। बैलेंस शीट विल लुक बेटर। तो ये अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहा, ये बुक का फॉर्मेट है, ये क्लास में सम बनाया गया था उसका फॉर्मेट है। अब यहां पे देखिए ए बी वारंट सम में नहीं है, तो मैंने वारंट लिखने की जरूरत नहीं समझी, बिकॉज जो आइटम सम में नहीं है उसको लिखकर टाइम वेस्ट करना इज नॉट रिक्वायर्ड। नॉन करेंट लायबिलिटी में 4 आइटम होता है, मेरे पास सिर्फ एक है, सम में एक ही था, तो मैंने एक लिखा एंड जस्ट लेफ्ट दी नॉन करेंट लायबिलिटीज इमीडिएटली। करेंट लायबिलिटी में चारों आइटम थे, मैंने चारों लिखा, टोटल बाहर निकाला, उसके बाद टोटल का एडिशन किया तो मेरा टोटल बैलेंस शीट ऐड होकर के आया। नॉन करेंट असेट में 5 की जगह मेरे पास 2 ही आइटम था, मैंने 2 आइटम बनाया। और देखिए मैंने वहां नोट नहीं बनाया जहां मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब नोट में भी जाकर के अगर मैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ही लिख रहा हूं तो ऐसा नोट बनाने का कोई मतलब नहीं है। करेंट असेट में मेरे पास पूरे 6 के 6 आइटम थे, मैंने सारा 6 आइटम लिखा, नोट सिर्फ 4 का बनाया बिकॉज बाकी में लिखने को कुछ नहीं था। तो नोट नहीं बनाने का टाइम जो बचाना पड़ता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो एक ही सम 3 घंटा ले लेगा। हमारे पास इस तरह का एक करेंट अगर बैलेंस शीट पीएल का सम आ जाता है, हमें 45 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना ही पड़ता है। अभी पिछले दिनों में मैंने एग्जाम्स ली, बहुत सारी टेस्ट आपका लिया, अभी और भी लूंगा, उसमें भी आप स्पीड से सम बनाने की कोशिश करते रहोगे। अब आइए हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि हम लोग नोट्स में, जैसे यहां तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है, सामने एक अमाउंट लिख दिए, रिजर्व सरप्लस है, सामने एक अमाउंट लिख दिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, सामने एक अमाउंट लिख दिए। अब हम आपको रिवाइज कराते हैं कि इनके नोट्स में हम क्या क्या डिटेल देंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनके नोट्स में हम क्या क्या डिस्क्लोजर देंगे। क्योंकि रिवीजन है तो 100% आइटम का डिस्कशन हम नहीं कर पाएंगे, वो तो क्लास में और आपके कॉपी में है। रिवीजन जितना होना चाहिए उस तरह से मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। फिर आप बैठ के जब सारे सम बना लोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आप शेयर कैपिटल का नोट्स बनाएंगे, जो कि प्रेफरेबली नोट नंबर 1 होता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग अलग लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है बताएंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रेट ऑफ डिविडेंड जो है जरूर बताएंगे। प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है जरूर बताएंगे। इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ भी हो, उनका फेस वैल्यू कितना है और पेड अप वैल्यू कितना है बताना है।
नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, इक्विटी प्रेफरेंस, दोनों के लिए जो भी डिटेल आप देंगे दोनों के लिए देंगे जब भी एप्लीकेबल होगा। नंबर ऑफ इश्यूड शेयर कितना है आपको बताना पड़ेगा। कॉल्स इन अरियर अगर कुछ भी है तो वो आपको रिस्पेक्टिव शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाना होगा, लेकिन कॉल्स इन एडवांस अगर है तो वो अदर करेंट लायबिलिटीज में आपको दिखलाना पड़ेगा। कॉल्स इन अरियर को असेट साइड में नहीं दिखलाना है, रिस्पेक्टिव कैपिटल का जो पेड अप अमाउंट है उससे माइनस करके इनर कॉलम में, फिर आउटर कॉलम में अमाउंट चला जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए, ये मैंने एक शेयर कैपिटल का नोट आपके सामने में रखता हूं, कुछ इस तरह से आपको दिखाना है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए मिनट। ये देखिए इक्विटी प्रेफरेंस का जो डिटेल मैं देता हूं, और कॉल्स इन अरियर यहीं पे अंदर से माइनस हो जाएगा। ये 369 में से अगर कॉल्स इन अरियर होगा तो यहां 369 माइनस कॉल्स इन अरियर 1000, 368,000 हो जाएगा। अब आया बात की ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल का डिटेल अलग से देना पड़ेगा अगर डिटेल अवेलेबल है तो। अगर नहीं है तो सिर्फ पेड अप कैपिटल जो फाइनल कैपिटल होती है, जो बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में जाती है, उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू जरूर दीजिएगा। ऑब्वियसली मैं बार बार ये बोल रहा हूं, डिटेल अगर नहीं है तो आप पैदा मत कीजिएगा डिटेल। नेवर मैन्युफैक्चर ए डिटेल। इफ डिटेल इज देयर गिव, इफ इट इज नॉट देयर इग्नोर। डोंट ट्राई टू बी श्याणा। अब आया बात कि अगर कंपनी ने बोनस इशू किया है, बाईबैक, कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर का बाईबैक किया है, तो आप ये डिटेल 5 साल तक दीजिएगा। दीज डिटेल्स आर टू बी फर्निश्ड फॉर 5 years। मतलब इसको बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल माना जाता है और 5 साल तक डिटेल फर्निश किया जाता है। उसके बाद अगर जैसे बोनस और बाईबैक है, वैसे अगर शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब आपने मान लीजिए कोई अमलगमेशन किया और शेयर इशू किया, या मान लीजिए किसी से आपने बिल्डिंग खरीदा और उसको शेयर इशू किया, तो ये डिटेल भी 5 साल वाले ग्रुप में आता है। शेयर होल्डरों का अगर ऐसा डिटेल दिया हुआ है कि जिनके जिनके पास भी 5% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग है, उसका डिटेल भी नोट्स में देना पड़ता है कि उनका नाम क्या है, उनके पास कितने शेयर हैं वो, और परसेंटेज होल्डिंग उनका एक कॉलम बना करके देना पड़ता है। रिकॉन्सिलिएशन देना पड़ता है शेयर कैपिटल का, कि आपकी रिकॉन्सिलिएशन का हमेशा मतलब एक ही रहेगा, ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग। मतलब जो अमाउंट का जो मूवमेंट नहीं होता है क्या शुरू से लेकर के लास्ट तक का लेजर बैलेंस होता है ना, उसको बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन। तो ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग ये नंबर का देना पड़ता है। और हमेशा मैं बोलूंगा इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का, मैं जो भी डिटेल बोल रहा हूं वो दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। तो ये डिटेल हम लोगों को नोट्स में शेयर कैपिटल को लेकर के देना है। सेकेंड आइटम आता है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस को लेकर के क्या डिटेल देना है। तो एक तो हर रिजर्व का आपको नाम बताना है, हर का नाम बताना है, सबका रिकॉन्सिलिएशन देना है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो ये लास्ट आइटम होता है रिजर्व सरप्लस का, वहां प्रॉफिट एंड लॉस लिख करके सामने में सरप्लस भी लिखना है, और इनका भी रिकॉन्सिलिएशन, खास करके इसमें जो डिविडेंड का एडजस्टमेंट होता है वो आपको अलग से दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, भाई ओपनिंग प्रॉफिट कितना है, करेंट ईयर प्रॉफिट कितना है, डिविडेंड कितना माइनस करना है। डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद ये अकाउंटिंग कीजिएगा। अगर डिविडेंड प्रपोज्ड है तो वो खाली नोट्स में चला जाएगा, डिक्लेयर होगा तभी एडजस्टमेंट होगा। तो डिविडेंड हम लोग कितना डिक्लेयर किए, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का अकाउंटिंग तभी कीजिएगा अगर क्वेश्चन पेपर बोलेगा तो।
और अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं बोला तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को इग्नोर कीजिएगा, इग्नोर। नीचे नोट में लिख दीजिएगा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हैज बीन इग्नोर्ड। ऑल्दो आईसीएआई अपने स्टडी मॉड्यूल में बहुत सारे सम्स में अजम्पशन बेसिस पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 10% अकाउंटिंग कर देता है बिना लिखे हुए भी। आप मत कीजिएगा और नोट में लिखिएगा सीडीटी हैज बीन इग्नोर्ड। दूसरी बात, अगर सीडीटी अकाउंटिंग करना ही है और रेट मिसिंग है, वो बोला सब में बोला डू द सीडीटी अकाउंटिंग एंड रेट इज मिसिंग, तो डिविडेंड के ऊपर 20.555%, ध्यान से सुन लीजिएगा, 20.555% का सीडीटी लगा करके अकाउंटिंग कीजिएगा। और जो ट्रीटमेंट आप डिविडेंड का देते, जैसे डिविडेंड आप माइनस किए तो इसी के साथ सीडीटी भी माइनस हो जाएगा। 80 इंटू 20.555%, 16.44, ये माइनस हो जाएगा और फिर फाइनल फिगर आउटर कॉलम में चला जाएगा। थर्ड डिस्क्लोजर, तीसरा नोट बनेगा शेयर वारंट का। तो शेयर वारंट में ना नोट में लिखने के लिए कुछ होता नहीं है, और एग्जाम में क्वेश्चन में भी मैंने कभी भी नहीं देखा शेयर वारंट अगर आया है तो आप सीधा शेयर वारंट बैलेंस शीट के अंदर में ना खाली शेयर वारंट और सामने में अमाउंट लिख देना। अगर डिटेल दिया है कोई सा भी तो नोट्स में डिटेल दे करके नोट्स बना देना। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का भी अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सीधे तीसरा नोट बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। रिवीजन के हिसाब से आप इसको ऐसा पकड़ सकते हो कि कहां से लोन लिए हैं वो नाम बताना है, कितना लोन लिए हैं वो बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो बताना है, डिफॉल्ट कुछ हुआ है क्या लोन के रीपेमेंट में वो बताना है, लोन के अगेंस्ट में अगर कोई मोर्टगेज है वो डिटेल देना है, और लोन के रिडेम्पशन का माने रीपेमेंट का शेड्यूल देना है। अगर डिटेल हुआ तो, मैं बार बार बोलूंगा डिटेल मैन्युफैक्चर मत कीजिएगा, होगा तो डिटेल दे दीजिएगा। और अगर कोई भी लोन डायरेक्टर का गारंटी से, जिसको पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर से अगर लिया गया है बैंक से, लोन तो बैंक से लिए होंगे और डायरेक्टर का पर्सनल गारंटी अगर है तो उसका अलग से एक ठो नोट्स में डाल देना है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर बनाना है तो इतने सारे नोट्स आपको नोट्स ऑन अकाउंट्स में देने हैं। बैलेंस शीट में तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख के सामने एक अमाउंट लिख देना है। चौथा जो नोट बनता है वो है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का। अब डिफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में ग्रुप 2 में आप लोग पढ़ लोगे, पढ़ भी लिए होंगे। यहां खाली इतना ही हमको बोलना है कि अगर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डिफर्ड टैक्स असेट अलग से दिया हुआ है तो आपको नोट बना करके दोनों को नेट करना है, और नेट डिफर्ड टैक्स जो है वही बैलेंस शीट में जाएगा। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में जाएगा, असेट है तो असेट साइड में, नॉन करेंट असेट में जाएगा। बाकी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डिफर्ड टैक्स असेट का ब्रेकअप देना पड़ता है, कहां से डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और असेट आया। सीए इंटर के क्वेश्चन पेपर में कभी भी वो ब्रेकअप रहता नहीं है, रहेगा अगर तो आप ब्रेकअप नोट्स में दे दीजिएगा। आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन पेपर में किसी भी आइटम को लेकर के है, समझ जाना कि वो नोट्स में लिखने को लेकर के। आप एक्स्ट्रा लाइन नोट्स में लिख देना, जाता क्या है। एडिशनल नोट आप जब भी देंगे उसको वेलकम किया जाता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रोहिबिटेड, एंड देयर इज नथिंग प्रोहिबिटेड इन द वर्ल्ड अदर देन डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्टिंजेंट असेट्स। तो कॉन्टिंजेंट असेट के अलावा बाकी सब कुछ आप डिस्क्लोज कर सकते हो। तो क्वेश्चन पेपर में कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है वो डिस्क्लोजर के लिए है। अगला नोट हम लोगों को बनाना पड़ता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को लेकर के।
तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में इंप्लॉई रिलेटेड प्रोविजन जितने भी होते हैं, जैसे ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, लॉन्ग टर्म वाले, और अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन जितना भी रहेगा उसको अलग अलग करके दिखलाना पड़ता है, ब्रेकअप देना पड़ता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। जैसे इंप्लॉई की ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड तो कई कई साल बाद पेमेंट होता है ना, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोलते हैं। और प्रोविजन किसको बोलते हैं कि ऐसा अमाउंट ऑफ लायबिलिटी जिसका अमाउंट आप एस्टिमेट करके निकाले हो। जैसे ग्रेचुइटी, कितना पेमेंट किस इंप्लॉई को होगा ये सियोरिटी बेसिस पे आप अभी बता ही नहीं सकते, बिकॉज इट डिपेंड्स कि वो कितना साल नौकरी करके छोड़ेगा काम, और इट डिपेंड्स कि उस वक्त उसकी सैलरी क्या होगी। तो कोई 20 साल बाद काम छोड़ेगा तो कैसे एस्टिमेट किया जाए, माने कैसे उसका एग्जैक्ट अमाउंट निकाला जाएगा, तो वो एस्टिमेट करके निकलता है, इसीलिए उन सारे लाइबिलिटीज को प्रोविजन बोला जाता है। और डिविडेंड जो डिक्लेयर्ड होता है ना, आजकल उसको प्रोविजन नहीं बोला जाता, बिकॉज डिक्लेयर अगर हो गया तो वो अमाउंट फाइनल हो गया, और फाइनल अगर हो जाता है तो आप उसको प्रोविजन नहीं बोल करके अदर करेंट लायबिलिटी में दिखाइएगा। डिविडेंड करेंट लायबिलिटी होता है, ऑल्दो अभी मैं नॉन करेंट का डिस्कशन कर रहा हूं, बट फिर भी डिविडेंड अदर करेंट लायबिलिटी में दिखाइएगा अगर डिक्लेयर हो गया तो, और प्रपोज्ड डिविडेंड सिर्फ नोट्स में आता है। इसके बाद मेरा अगला नोट्स का डिस्कशन जो होगा वो होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का डिस्क्लोजर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का 100% कॉपी पेस्ट है, तो अलग से हम लोग इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अदर करेंट लायबिलिटीज पे। अदर्स का कॉन्सेप्ट क्या है ना बच्चों, कि जिस आइटम को आप किसी जगह पर नहीं लिख पाते हो उसको आपको अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट असेट, अदर नॉन करेंट असेट, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डेफर्ड टैक्स है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। अब कोई आइटम मान लीजिए ऐसा है जो इस तीनों में नहीं आया, ना तो बोरोइंग है, ना डेफर्ड टैक्स है, ना लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो उसको आपको अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में लिख देना है। तो अदर्स को लेकर के स्ट्रेस मत लेना, कहीं नहीं लिख पाए अदर्स में लिख देंगे। फिर भी मैं अदर करेंट लायबिलिटीज के बारे में 2-3 लाइन आपको बोलता हूं कि जैसे इंटरेस्ट का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है ना, चाहे अक्रूड एंड ड्यू हो, चाहे अक्रूड बट नॉट ड्यू हो, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अदर करेंट लायबिलिटीज में आता है। सिमिलरली अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ढंग से सुनना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और उसका एक इंस्टॉलमेंट अभी अगले साल के अंदर अंदर पेमेंट होने वाला है, तो उसको बोला जाता है करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, उसको अदर करेंट लायबिलिटी में दिखाना पड़ता है। प्लस अगर मान लो कोई एडवांस लेके रखे हो किसी से, जैसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, हम लोग उसको बोलते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। जैसे मैं तुम लोगों का ट्यूशन फीस एडवांस में लेता हूं, तो वो एडवांस ट्यूशन फीस हम लोग अदर करेंट लायबिलिटीज में दिखलाते हैं। और डिविडेंड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ही था, ये जो अनपेड डिविडेंड होता है वो भी अदर करेंट लायबिलिटीज में आता है। अगला डिस्कशन है अपना फिक्स्ड असेट्स पे, जिसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हो। फिक्स्ड असेट का स्टोरी ये है कि आपको 4+4+1 कॉलम में प्रेजेंटेशन डालना पड़ता है। 4+4+1 कॉलम में यहां पे आप रिस्पेक्टिव आइटम के असेट का नाम लिख दोगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, व्हीकल्स। फिर इनटेंजिबल असेट का नाम लिख देना, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, लाइसेंस। फिर वो सब लिख देना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, मशीनरी अंडर कंस्ट्रक्शन। फिर वो लिख देना इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इन प्रोग्रेस, मूवी इन प्रोग्रेस। 4+4+1 कॉलम का क्या कहानी है कि पहला 4 में ओरिजिनल कॉस्ट, दूसरा 4 में डेप्रीसिएशन और 1 में WDV। इस 4 में ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग। इस 4 में भी है ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग।
और यहां है WDV। कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एक आइटम का बताता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 100 या 400, नया मशीन खरीदे 100, एक पुराना मशीन 200 का बेच दिए, 4 1 5 माइनस 2 300 बचा। ये सब ओरिजिनल कॉस्ट है, प्रेजेंटेशन में दिखलाया जाता है। फिर डेप्रीसिएशन में ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 70, नया डेप्रीसिएशन ऐड हुआ 30, जो असेट बेचे उसका डेप्रीसिएशन था 40, हटा दिए तो ये ब्रैकेट भी लिखने का जरूरत नहीं, अपने आप ही ब्रैकेट हो जाता है, डिडक्शन लिख दिए तो वो ब्रैकेट ही है। 7 3 10 और माइनस 4 60 एंड WDV इज 240। कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन किया जाता है। डिटेल्ड वाली क्लास में आपने इसको अच्छे से देखा होगा। यहां मैं आपको एक क्वेश्चन में मुझे जब दिखेगा तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए आप। ओरिजिनल कॉस्ट को ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रीसिएशन और WDV की चीज कुछ इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करना है। उसके बाद अपना अगला डिस्कशन आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स पे। तो इन्वेस्टमेंट शेयर्स में है कि बॉन्ड्स में है कि प्रॉपर्टीज वगैरह में है, कहां पे उसका डिटेल दे दीजिएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के साथ नंबर ऑफ शेयर, उसका फेस वैल्यू वगैरह मालूम है तो वो बता दीजिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन है कि कुछ साल तक उसको बेच नहीं सकते तो उसका डिटेल नोट्स में बता दीजिएगा। उसके बाद डिस्कशन आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का। तो अगर आपने कोई कैपिटल असेट परचेज करने के लिए किसी को एडवांस दिया है तो वो अलग से दिखा दीजिएगा। किसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, डायरेक्टर लोगों को कोई लोन दिया है तो उसका सेपरेट ब्रेकअप आप लोग प्रेजेंटेशन में डाल दीजिएगा। ट्रेड पेएबल का अगर आप नोट बनाएंगे, ट्रेड पेएबल का, तो उसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों को दिखला दीजिएगा। ट्रेड रिसीवेबल का आप अगर नोट बनाएंगे तो सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दिखला दीजिएगा। डेटर्स में अगर 6 महीना से ज्यादा पुराना अगर कोई बाकी है अलग से प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा उसका। डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड मोर देन 6 मंथ्स और अदर डेटर्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट जब भी बनाएंगे इनर कॉलम में माइनस करके आउटर कॉलम में नेट डेटर लिख दीजिएगा। फॉर एग्जांपल डेटर 1 लाख, पीबीडीडी 20,000 नेट कर दिया, आउटर कॉलम में चला गया 80,000। लेकिन ये सब चीज नोट्स में रहेगा बिकॉज बैलेंस शीट में तो आप सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल लिखोगे और ट्रेड रिसीवेबल के सामने एक अमाउंट लिखोगे, आपके पास 2 अमाउंट लिखने की जगह भी नहीं है। ये रहा ट्रेड रिसीवेबल, सामने में एक अमाउंट लिख पाओगे। अब उसमें आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स, अदर डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बिल्स रिसीवेबल, यहां लिखने की जगह कहां है? तो बैलेंस शीट में तो एक अमाउंट एक नाम, बाकी सारा डिटेल आप नोट्स में लिखोगे। इसके साथ हम लोगों का बैलेंस शीट का नोट्स में क्या क्या चीज देते हैं उसका डिस्कशन का रिवीजन कंप्लीट होता है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज जिसमें पेंडिंग कोर्ट केसेस आता है, कंस्ट्रक्शन तुम्हारा वो बिल्स डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में आता है। फिर तुम्हारा अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में आता है। गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो ये सब ना जब आप क्वेश्चन देखोगे तो नीचे नोट्स में ना क्वेश्चन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है वहां पे ये सब आइटम मिलेगी। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है आपका, इसके नीचे में यहां पे मिलेगा, ये देखिए बिल्स रिसीवेबल 6500 मैच्योरिंग आफ्टर 31 मार्च 2009 हैड बीन डिस्काउंटेड। तो जहां पे भी आपको पता चल जाए ना बिल हैड बीन डिस्काउंटेड और मैच्योरिंग आफ्टर 31 मार्च है तो वो समझ जाना कि ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। ये एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं है बैलेंस शीट में, बिकॉज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज कैन नॉट बी एडजस्टेड, इट कम्स इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स। तो आप इसको नोट्स में दिखला दीजिएगा। ओके, सिमिलरली कैपिटल कमिटमेंट को या हर तरह के कमिटमेंट को भी नोट्स में दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर किसी को बोला मैं तुमसे बिल्डिंग बनवाऊंगा या मशीनरी बनाऊंगा
तुमसे मशीन का कंस्ट्रक्शन कराऊंगा। तो मशीन का जब हम पेमेंट करेंगे तब तो मशीन में हम दिखला पाएंगे, एडवांस फॉर मशीन में दिखला पाएंगे, लेकिन अभी तो खाली कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आई एम कमिटेड टू दैट। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का जो नोट्स होता है उसको कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट बोला जाता है। आप यहां देखिएगा कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, तो उसमें ये देखिए इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट है देखिए, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट। तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन का जो एडवांस माने जो हम कॉन्ट्रैक्ट खाली साइन किए हैं वो एडवांस दे दिए अगर, तब तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाएगा। बनना चालू हो गया अगर, तब तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। लेकिन अगर खाली कॉन्ट्रैक्ट अभी दिए हैं तो क्या कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स में दिखलाया जाता है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट का डिस्कशन मैंने अभी कर दिया। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। इसको मैं याद कराने के लिए बच्चों को बोलता हूं 2+7 आइटम्स। जैसे बैलेंस शीट में 3, 4, 4, 5, 6 बोलते हैं, P&L में 2+7 बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट के शेड्यूल को मैं 441 बोलता हूं। इस 2 में पहले आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। इसमें अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल दिया हुआ है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया। अदर इनकम में डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वगैरह अदर इनकम में आ गया। अगर कोई जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह है तो सेल से माइनस करके दिखलाइएगा नोट्स में। अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 3-4 तरह का सेल है, नोट्स में दिख, यहां तो मैं बार बार बोल रहा हूं एक नाम एक अमाउंट, लेकिन नोट बनाएंगे तो सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेस जीएसटी, सब नोट्स में। अदर इनकम का नोट बनेगा, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, नोट्स में। दो मिनट। उसके बाद टोटल रेवेन्यू आ गया, फिर यहां पर एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। 7 आइटम है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकला वो आपको वर्किंग नोट, जो नोट्स ऑन अकाउंट है वहां दिखाना होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, मटेरियल कंज्यूम्ड यहां पे आएगा, लेकिन अगर स्टोर्स कंज्यूम्ड है तो वो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। स्टोर्स एंड स्पेयर जिसको आप लोग बोलते हो, इनडायरेक्ट मटेरियल जिसको बोलते हो। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ट्रेडिंग कंपनी के लिए रेलेवेंट है। चेंजेस इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP स्टॉक इन ट्रेड थर्ड आइटम है। एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रीशिएशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। अब इसमें मैं एक एक आइटम के बारे में अगर बताऊं तो चेंजेस इन द इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक नोट बनेगा, नेट चेंज आ जाएगा। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां पे आपको ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपको याद होगा ट्रेडिंग में आप लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे, और ये है एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंस लिखा हुआ देखिए। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से ब्रैकेट में दिखाना है। अगर आप फिनांस कॉस्ट लिख रहे हो, फिनांस कॉस्ट, तो ये इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, सब यहां आ गया। साथ में अगर आप डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर वगैरह राइट ऑफ कर रहे हो, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बोरोइंग जैसे ब्रोकरेज, कमीशन, जो लोन लेने में आपने खर्चा किया है उसका जो अमोर्टाइजेशन होता है उसको भी आपको फिनांस कॉस्ट में ही दिखलाना पड़ेगा नोट्स में। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरीज, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ गया। डिप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जब आप 4+4+1 कॉलम बनाते हो तो वहां पे डिप्रीशिएशन का जो एडिशन वाला कॉलम होता है, करंट ईयर डिप्रीशिएशन, वहां से वो नोट आ जाएगा, वहां से अमाउंट आ जाएगा।
अदर एक्सपेंस में बाकी जो सब कुछ बच गया, जिसमें रेंटल एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, ऑडिट फीस, सब आ गया। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन को लेकर के लॉजिक ये है कि अगर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अगर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसका रेम्यूनरेशन को इंप्लॉय बेनिफिट में डालना चाहिए, और अगर डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसका रेम्यूनरेशन अदर एक्सपेंस में डालना चाहिए। और ऐसा हमने किया है, उसका नोट्स बना देना चाहिए। जब टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस माइनस कर दिए तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया। उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम का मतलब हो गया जो बहुत कम होते हैं लेकिन बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं, कम होते हैं पर बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं, उनको एक्सेप्शनल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविजंस रिटर्न बैक, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, लिटिगेशन सेटलमेंट्स, इन सब आइटम को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम। तो उसका एक तो नोट बना करके यहां पे अमाउंट लिख दिए। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का नोट बना के यहां लिख दिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्सेस माइनस कर दिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द लास्ट आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, and you must have seen that it is also prepared in the vertical format where incomes are written on the top, expenses are written thereafter, PBT comes, then exceptional extraordinary items are written, then taxes are written and PAT comes. Even PAT के नीचे भी अर्निंग पर शेयर दिखाना पड़ता है। जो EPS जो आपको ग्रुप 2 के क्लास में सिखाया जाता है, कैसे बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS निकालते हैं, वो लिखा जाता है, फिर PL बंद हो जाता है। पर आपके सीए इंटर के क्वेश्चन पेपर में ग्रुप 1 में आपको कभी भी ईपीएस निकाल करके पीएल के नीचे दिखाना नहीं पड़ेगा। तो आप तो पैट में जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वही लास्ट आइटम के रूप में लिख दीजिएगा। ना पीएल में एक चीज याद रखिएगा, जैसे एक एक्सपेंस का नाम है जनरल एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अगर कोई आइटम ऑफ एक्सपेंस इतना बड़ा है कि उसको जनरल एक्सपेंस नाम नहीं देना चाहिए तो मत दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो बुक्स में हमने खर्चा किया, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, और वो बड़ा साइज का खर्चा है। अब आप बोलेंगे सर बड़ा साइज का खर्चा कैसे पता चलता है? अगर उस खर्चे का अमाउंट 1% ऑफ टर्नओवर और 1 लाख विच एवर इज हायर से भी बड़ा है। मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई खर्चे का अमाउंट, मान लो बुक्स एंड पीरियोडिकल्स में तुमने 50 लाख खर्चा किया, अगर वो 50 लाख आपकी कंपनी का 1% ऑफ टर्नओवर और 1 लाख विच एवर इज हायर से बड़ा है, तो मान लो आपका 1% ऑफ टर्नओवर है 56 लाख, 1% ऑफ टर्नओवर, तो 56 लाख और 1 लाख विच एवर इज हायर कौन हुआ? 56 लाख। अगर आपका खर्चा 56 लाख से भी बड़ा है, नहीं वो तो 50 लाख है, तो बिग साइज नहीं हुआ, वो स्मॉल साइज हुआ। उसको आप जनरल एक्सपेंस में मिला के दिखाना चाहते हो, दिखा सकते हो। लेकिन अगर वो 56 लाख से बड़ा होता, मान लो 70 लाख होता, तो फिर वो बिग साइज एक्सपेंस है, उसको आप जनरल एक्सपेंस के साथ मिला के नहीं दिखा सकते। उसको अलग से अदर एक्सपेंस का जब नोट बनेगा अदर एक्सपेंस वाला, तो उसको अलग से दिखलाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखलाता हूं कि हम लोग P&L के नोट्स एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं। ये देखिए मेरे P&L के नोट्स हैं। ये मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नोट नंबर 1। ये देखिए उसका नोट, सेल्स जीएसटी। ये मेरा चेंजेस इन द इन्वेंट्री का नोट है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, चेंजेस। ये मेरे अदर एक्सपेंसेस के नोट हैं। मैंने कॉलम में बनाया क्योंकि क्वेश्चन में 2-3 कॉलम का सम था। पावर एंड फ्यूल, स्टोर्स कंज्यूम्ड, रेट्स, रिपेयर्स, अदर एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, कमीशन, ये रहा। और मैं आपको एक P&L जो हाथ से बनाया हुआ P&L है वो दिखलाता हूं, आप यहां बोर्ड पे देखिए। ये देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस में देखिए
रॉ मटेरियल कंज्यूम, चेंजेस इन द इन्वेंट्री। अब इसमें क्या है कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रीसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, फिनांस कॉस्ट नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर कोई आइटम ही नहीं है तो उसको लिख करके उसके नोट में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहां मेरे P&L के अच्छे से नोट्स को देखिए। ये मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का नोट बनाया है, ये चेंजेस इन द इन्वेंट्री का नोट है, ये मेरे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का नोट है, ये अदर एक्सपेंसेस का नोट है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का नोट मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए था सैलरीज एंड वेजेस, लेकिन मैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का नोट नहीं बनाऊंगा अगर क्वेश्चन पेपर में भी उसका नाम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ही लिखा हुआ है। नोट में और बैलेंस शीट में अगर सेम चीज लिखना है तो हम नहीं लिखेंगे, नोट नहीं बनाएंगे, उस टाइम को हम बचाएंगे। अब हम लोग डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर से आगे जाकर के चीजों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर के बात करते हैं। ओके, जैसे यहां पे सबसे पहला मेरे को बातचीत करने का मन है ऑन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक एक्सपेंस है। पीएल बनाते वक्त माइंड माय वर्ड्स, पीएल अकाउंट जब आप बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, अदर एक्सपेंस में दिखलाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में बोला है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड, या ऐसे बोला कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 4000 है, 1000 विल बी रिटेन ऑफ, 3000 विल बी कैरीड फॉरवर्ड, मींस 1000 विल गो टू पीएल, 3000 विल गो टू बैलेंस शीट। बोलना नहीं चाहिए क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आजकल जिस साल इनकर होता है उसी साल पीएल में खत्म कर दिया जाता है अदर एक्सपेंस में डाल के। पर अगर बोल दिया मजबूरी में जो 1000 विल बी रिटर्न ऑफ तो अदर एक्सपेंस में चला जाएगा, जो 3000 विल बी कैरिड फॉरवर्ड लिखा है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का जब नोट बनाएंगे, रिजर्व बैलेंस शीट में लेके जा रहा हूं, ध्यान देना, पीएल में नहीं बैलेंस शीट में लेके जा रहा हूं। 1000 जो पीएल में चला गया वो तो अदर एक्सपेंस में लिख दिया मैंने। 3000 को रिजर्व्स एंड सरप्लस का जब नोट बनाएंगे, ये देखिए ये वाला चीज, यहां पे एक रिजर्व आ गया, दूसरा रिजर्व आ गया, उसके नीचे तीसरा रिजर्व, नेगेटिव रिजर्व, ऐसे करके ब्रैकेट में दिखला देंगे और बैलेंस शीट कंप्लीट कर देंगे। ये बैलेंस शीट का नोट है, यहां से ये चीज बैलेंस शीट में जाएगा, आप देख सकते हो ये रहा बैलेंस शीट। यू गॉट इट। सिमिलरली एक बार और रिवीजन कराता हूं, अगले साल 3000 में से और 1000 बोला राइट ऑफ कर दो, 2000 बैलेंस शीट में ले जाओ, तो फिर 1000 हम अदर एक्सपेंस में अगले साल के पीएल में लेके जाएंगे और 2000 फिर से यहीं से माइनस करेंगे। तो ये जो यहां मैं लिख रहा हूं ये जिंदा है, कैरिड फॉरवर्ड हो रहा है, बैलेंस शीट में लिख रहा हूं। रिटर्न ऑफ को बोलते हैं पीएल में भेजो, कैरी फॉरवर्ड को बैलेंस शीट में। तो ये हुआ मेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को लेके डिस्कशन। तो बाय चांस मैंने अगर अपने कोई भी सॉल्यूशन के आंसर्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कैरिड फॉरवर्ड को अदर करेंट असेट में लिखा है, अदर नॉन करेंट असेट में लिखा है, इसी 3000 के अमाउंट को बोल रहा हूं, अगर मैंने अदर करेंट असेट नॉन करेंट असेट में लिखा है, आप एग्जाम में मत लिखिएगा, वो रॉन्ग नहीं है पर आप मत लिखिएगा। आप एक ही स्टैंड लीजिए कि अगर इट इज बीइंग कैरिड फॉरवर्ड हम रिजर्व्स एंड सरप्लस से माइनस करके ही लिखेंगे। एंड इफ इट इज बीइंग रिटेन ऑफ, अगर क्वेश्चन बोला रिटेन ऑफ, तो जो अदर एक्सपेंस का नोट बनता है ना, यहां पे ये देखो इस जगह पे लिखेंगे। मेरा अगला डिस्कशन है अकाउंटिंग में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे
या इसी तरह का एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बोरोइंग्स पे। अगर वहां भी यही सम आया कि 4000 इज माई ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, 1000 को राइट ऑफ करना है, 3000 को कैरी फॉरवर्ड करना है, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया जो 1000 राइट ऑफ होगा वो फाइनेंस कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट के साथ, और जो 3000 कैरी फॉरवर्ड होगा वो अदर नॉन करेंट असेट में या फिर अदर करेंट असेट में दिखला दीजिएगा डिपेंडिंग ऑन टेन्योर। ये मैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसको रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करके दिखलाने की जरूरत नहीं है। इस 3000 को अदर नॉन करेंट असेट में दिखलाने से चल जाएगा। चल क्या जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो बोरोइंग कॉस्ट का है वो बोलता है, इंस्टीट्यूट का जो शेड्यूल्स पे डिस्कशन है ना, गाइडेंस नोट ऑन शेड्यूल 3, उसमें लिखा हुआ है कि इसको अदर नॉन करेंट असेट में दिखलाना है। अब मेरा अगला अकाउंटिंग का रिवीजन का डिस्कशन है कि अगर मेरे बैंक में बैलेंसेस हैं, बैंक में बैलेंसेस हैं और शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक अलग से लिखा हुआ है, तो जब मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट बनाऊंगा तो उसमें शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक को अलग से डिस्क्लोजर कर दूंगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मेरे पास बैंक में एफडी किया हुआ है, बैंक में एफडी किया हुआ है और वो एफडी अगर 1 साल से ज्यादा पीरियड का है तो मैं उसको करेंट असेट में नहीं दिखा सकता, मैं उसको नॉन करेंट असेट में दिखाऊंगा, और अदर नॉन करेंट असेट होता है ना, अदर नॉन करेंट असेट, वहां दिखला दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास एफडी किया हुआ है, एफडी, और वो 3 महीना के अंदर अंदर का एफडी है, लेस देन 3 मंथ्स, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में आएगा। और अगर 3 से ज्यादा और 1 साल से कम का है तो मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं, अदर बैंक बैलेंस में दिखाऊंगा। अदर बैंक बैलेंस, मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नोट का नाम दे दूंगा कैश एंड बैंक बैलेंसेस। यहां पे सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा दूंगा जिसमें 3 महीना वाला चक्कर वाला आइटम रहेगा, और एक अदर बैंक बैलेंस बोल के नोट बना दूंगा, उसमें वो एफडी ऑफ 7 मंथ्स बोल करके दिखला दूंगा। तो अगर मुझे ऐसा आइटम मिलता है जो है बैंक का बैलेंस पर वो 3 महीना से छोटा नहीं है, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आ पाएगा, अदर बैंक बैलेंस में उसको दिखला दूंगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम टेकिंग इज द इनकम टैक्स अकाउंटिंग। इनकम टैक्स अकाउंटिंग का कहानी यह है कि इनकम टैक्स एक लायबिलिटी है। हर कंपनी को जो प्रॉफिट अर्न करती है उसको इनकम टैक्स सरकार को देना पड़ता है, तो उसको जो टैक्स का अकाउंटिंग करना पड़ता है उसको प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अमाउंट हम लोग एस्टीमेट करके निकालते हैं। और उसका जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से पास करना पड़ता है, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। आप इनकम टैक्स की क्लास भी गए हैं, आपको मालूम है कि इनकम टैक्स कंपनियों को भी देना पड़ता है, वो भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होता है उनके ऊपर। तो PL टू प्रोविजन फॉर टैक्स का जर्नल एंट्री आता है। जब आप इसको PL में डेबिट कर देते हो तो PL में एग्जैक्टली यहां पर आता है, देखिएगा यहां पे 400 यहां पे आएगा, ये देखिए टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स 400। डेफर्ड टैक्स क्या है वो तो आप डेफर्ड टैक्स का AS 22 में पढ़ोगे, मैं यहां इस क्लास में डिस्कशन नहीं करूंगा, रिवीजन में बहुत वक्त लग जाएगा। और यही जो टैक्स है ना 400 जो आपने दिखाया, ये बैलेंस शीट में यहां पर आता है, ये देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इस जगह पे। PL में कहां आया, बैलेंस शीट में कहां आया, मैंने दिखला दिया। अब कंपनियों को एडवांस टैक्स देना पड़ता है। अगर उनका इनकम टैक्स का लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा होता है तो उनको एडवांस टैक्स देना पड़ता है, और एडवांस टैक्स का एंट्री होता है एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक।
अब ये एडवांस टैक्स मिनिमम 90% आपको देना ही पड़ता है, नहीं तो इनकम टैक्स एक्ट में बहुत तरह का इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह लग जाता है। तो ये जो हमने एडवांस टैक्स पेमेंट किया, ये उसका जर्नल एंट्री है, ये प्रोविजन का जर्नल एंट्री है। अब अगर आप कैश फ्लो बनाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो इसके बाद का रिवीजन का चैप्टर है, तो तुम खुद सोचो कि कैश फ्लो में कौन सा अमाउंट आएगा। 390 टैक्सेस पेड, ऑपरेटिंग आइटम में टैक्सेस पेड अलग से आता है ना, वहां पर पीएल में कौन सा आइटम जाएगा, ये 400। बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा, ये और ये। पीएल में ये, कैश फ्लो में ये, बैलेंस शीट में ये दोनों। अब देखने से लगता है कि ये लायबिलिटी साइड में और ये एसेट साइड में जाएगा, सच नहीं है। शेड्यूल 3 का ये बोलना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स को नेट कर देना है, और नेट जो 10 लाख बचा वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखला देना है, क्योंकि नेट में लायबिलिटी बची। अगर नेट में एडवांस टैक्स बचता तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो जगह है ना असेट साइड में, ये वाली यहां दिखला देते हैं, ऐसे ये यहां आता है और बैलेंस शीट खत्म हो जाती है। अगले साल अगर इसका असेसमेंट हुआ तो असेसमेंट की 2 एक्स्ट्रा जर्नल होती है असेसमेंट की, क्योंकि अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स एक लेजर बैलेंस बन के अगले साल लेजर में आ जाता है, एडवांस टैक्स भी लेजर बैलेंस बन के अगले साल लेजर में आ जाता है। एडवांस टैक्स के लेजर में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 390 लिखना पड़ता है, पीएफटी के लेजर में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 400 लिखना पड़ता है। ओके, अब मान लो इनकम टैक्स वालों ने अगले साल असेस किया कि इनकम टैक्स लायबिलिटी आपकी 430 आई है और हमने अग्री कर लिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे इस प्रोविजन के 400 के अमाउंट को 430 से डिडक्ट करके हम ये बोलेंगे कि मैंने प्रोविजन पिछले साल कम बनाया था, चलो और बना देते हैं। PL2 प्रोविजन फॉर टैक्स 30, तो अब मेरा प्रोविजन पूरा 430 हो गया और ये इस साल के पीएल में चला जाएगा, इनकम टैक्स फॉर प्रीसीडिंग ईयर बोल के, इस साल के पीएल में, बिकॉज पिछला साल का तो पीएल बन के बैलेंस शीट बन के क्लोज भी हो गया, ये तो असेसमेंट अगले साल हुआ है, तो ये अगले साल के पीएल में आएगा, पिछले साल के नहीं। फिर हम अपने प्रोविजन को और एडवांस टैक्स को कैंसिल करेंगे, प्रोविजन 430 कैंसिल, टू एडवांस टैक्स 390 कैंसिल, और सरकार को मुझे देना है इनकम टैक्स पेएबल 40, क्योंकि सरकार ने 430 में असेस किया तो मेरा तो 390 दिया हुआ था, तो 40 को मैं इनकम टैक्स पेएबल बोलूंगा। ये इनकम टैक्स पेएबल मेरी बैलेंस शीट में अदर करेंट लायबिलिटी में आएगा, और इसका जब मैं पेमेंट करूंगा तो इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। अगर मैंने इसको करंट ईयर में ही पे कर दिया, मान लो जुलाई अगस्त में असेसमेंट हो गया, हम सितंबर में पेमेंट कर दिए, तब मेरे बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बिकॉज मैंने पेमेंट कर दिया, कैश बैलेंस गिर गया, इनकम टैक्स पेएबल टू बैंक हो गया। लेकिन अगर ये मैंने पेमेंट नहीं किया तो मेरे अदर करेंट लायबिलिटी में आएगा। उसके बाद फिर उस साल का नया जो प्रोविजन बनेगा उसका सेम एंट्री, नया एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे सेम एंट्री। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इनकम टैक्स का इतना ही है और नहीं है। अब अगला डिस्कशन है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का, रिवीजन का आखिरी डिस्कशन है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का। अच्छा, जब आप कंपनी का भी पीएल और बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे ही पीएल बनाओगे। अक्रूवल जो नॉर्मल होता है, माने प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन असेट। अगर एक्सपेंस का अक्रूड फिगर निकालना है तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्रीपेड लेस होगा। जो नॉर्मल आप बचपन से जैसे पीएल बनाते आए हो ना, वैसा ही पीएल बनेगा। कंपनी का पीएल कोई अनोखा नहीं होता, हाँ उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से होता है, पर एक्सपेंस अमाउंट उतना ही होता है जो नॉन कॉर्पोरेट में जैसे निकालते हो, कॉर्पोरेट में भी वैसे ही निकलेगा, अक्रूवल बेसिस पे।
इंडियन कंपनीज एक्ट में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को लेकर के सीलिंग दिया हुआ है कि कोई भी कंपनी अपने मैनेजर लोगों को कितना भी अमाउंट नहीं दे सकती. देयर इज ए सीलिंग टू दैट, और वो ये रहा सीलिंग. ओवरऑल सब मिलाकर के 11% से ज्यादा नहीं दे सकते. अगर आपकी कंपनी में सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव या होल टाइम डायरेक्टर है तो उसको 5% से ज्यादा नहीं दे सकते. अगर एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर्स हैं तो उनको आप सबको मिला के 10% से ज्यादा नहीं दे सकते. पार्ट टाइम डायरेक्टर लोगों को, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, अगर होल टाइम डायरेक्टर आपकी कंपनी में हैं तो आप पार्ट टाइमर लोगों को 1% से ज्यादा नहीं दे सकते. और अगर होल टाइम डायरेक्टर आपकी कंपनी में नहीं है तो आप पार्ट टाइम डायरेक्टर लोगों को 3% ऑफ द प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते. तो ये 1 है इफ देयर इज होल टाइम डायरेक्टर, और यही 3 बन जाएगा इफ देयर आर नो होल टाइम डायरेक्टर्स. अब ये जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकलता है 11%, 10%, 5, 1, 3, जो भी 5 तो सीलिंग है, 11, 10, 5, 1, 3. 1 और 3 पार्ट टाइम डायरेक्टर लोगों के लिए, 5 और 10 होल टाइम डायरेक्टर लोगों के लिए, 11 ओवरऑल है. इसमें क्या होता है कि आप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जिस प्रॉफिट पे परसेंटेज मल्टीप्लाई करोगे ना, उसका ये एक छोटा सा नोट है रिवीजन के लिए. देखो, तो योर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एनी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, बिकॉज रेम्यूनरेशन का परसेंटेज विल बी मल्टीप्लाइड विथ प्रॉफिट एज अवेलेबल फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. एक तो अलग फिगर है प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, तो उसका निकालने का स्टार्टिंग पॉइंट है पीबीटी एंड प्रॉफिट बिफोर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. इसमें एक्चुअल बैड डेट डिडक्टिबल है पर प्रोविजन फॉर बैड डेट डिडक्टिबल नहीं है. रियल बैड डेट, जो इनकर्ड बैड डेट है, वो तो माइनस होता है, प्रोविजन माइनस नहीं कर सकते. तो अगर माइनस किया हुआ तो आप ऐड बैक कर दीजिए. प्रोविजन फॉर बैड डेट की बात बोल रहा हूं. एक्चुअल रिपेयर परफेक्ट, प्रोविजन फॉर रिपेयर नॉन डिडक्टिबल. डेप्रीसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट परफेक्ट, डेप्रीसिएशन योर डेप्रीसिएशन कंप्यूटेड एनी बेसिस नॉट परफेक्ट. बोनस अगर बोनस एक्ट के हिसाब से दिया तो परफेक्ट, नहीं तो नॉट परफेक्ट, एड बैक करना होगा. किसी भी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बैलेंस शीट में जाना चाहिए आप पीएल में डाल दिए, नॉट परफेक्ट. किसी भी तरह का एक्स ग्रेसिया पेमेंट किए आप एम्प्लॉई को, नॉट परफेक्ट. नॉट परफेक्ट मींस नॉट डिडक्टिबल. नॉट डिडक्टिबल मींस आप पे कर सकते हो, पेमेंट करना कौन आपको रोक रहा है, लेकिन हम प्रॉफिट अवेलेबल फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकालते वक्त उसको एड बैक कर देंगे. अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेच के प्रॉफिट कमाई है तो वो वाली प्रॉफिट जहां पे सेलिंग प्राइस इन एक्सेस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है, उसको हम ऐड करने नहीं देंगे, वो नॉन एडमिसिबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फिक्स्ड एसेट है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 40 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 34 है, WDV 6 है, और आपने 43 में बेचा, तो आपको 37 का प्रॉफिट हुआ, और आपने पूरे 37 को पीएल में लिख दिया है. आपके पीएल में लिखने को लेकर हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकालूंगा तो 3 लाख रुपया, 3 कौन सा, 40 और 43 के बीच का गैप, उसको हम ऐड करने नहीं देंगे, बिकॉज दिस इज योर सेलिंग प्राइस इज अबव ओरिजिनल कॉस्ट. तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकालते वक्त वो 3 लाख रुपया हम लोग डिडक्ट कर देंगे कि आपने तो 37 लाख पूरा प्रॉफिट आप लिख दिए, पर इस 37 में वो 3 भी तो है ना, 43 माइनस 40 वाला. टू दैट एक्सटेंट दिस प्रॉफिट इज नॉन एडमिसिबल, उसको हम डिडक्ट कर देंगे, हटा देंगे. तो मेरा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आ जाएगा, जिसके ऊपर हम परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे. अगला रिवीजन का डिस्कशन है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन फॉर ए लॉस मेकिंग एंटिटी. यू मस्ट बी नोइंग कि लॉस मेकिंग एंटिटी का मैनेजरियल रेम्यूनरेशन उसके इफेक्टिव कैपिटल पे डिपेंड करता है. अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ या उसके अंदर अंदर है तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन हम लोग 60 लाख दे सकते हैं एक मैनेजर को. 5 करोड़ से 100 करोड़ वाली कंपनी 84 लाख दे सकती है. ये पर एनम है, पर एनम. 100 करोड़ से 250 करोड़ वाली इफेक्टिव कैपिटल वाली कंपनी
120 लाख दे सकती है पर एनम, और 250 करोड़ से जिनकी ज्यादा इफेक्टिव कैपिटल होती है वो 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द डिफरेंस दे सकती है। ये मैक्सिमम लिमिट है, आप इसके आगे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर आपको ज्यादा देना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, वो सब लॉ का डिस्कशन है, वो मेरा लफड़ा नहीं है। लेकिन ये स्लैब आपको याद रखना पड़ता है, एग्जाम में सम आता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में इफेक्टिव कैपिटल है, ये राइट हैंड साइड में मैक्सिमम रेम्यूनरेशन का स्लैब है। अप टू 5 करोड़ 60 लाख, 5 से 100 84 लाख, 100 से 250 120 लाख, 250 से ज्यादा 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द डिफरेंस। अब द क्वेश्चन इज सर इफेक्टिव कैपिटल निकाला कैसे जाता है? तो आंसर इज देखो, इफेक्टिव कैपिटल ऐसे निकाला जाता है कि आपको पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेना है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं लेना है, इवन शेयर वारंट भी नहीं लेना है क्योंकि पेड अप कैपिटल नहीं बना है, रिजर्व एंड सरप्लस सारा लेना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेना है, करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग वगैरह ऐड नहीं करना है। तो ऐड जो होगा शेयर कैपिटल, पेड अप वाला, रिजर्व एंड सरप्लस, रिवैल्यूएशन रिजर्व छोड़ करके लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये ऐड होगा। उसके बाद जो नहीं ऐड होगा वो है शेयर, नहीं ऐड होगा, माइनस नहीं बोल रहा हूं, नहीं ऐड होगा, वो है ऑल अदर लाइबिलिटी साइड का अमाउंट। और माइनस हम लोग करेंगे अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह है, माइनस करेंगे। तो आप मेरे को जरूर बोल सकते हैं सर एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो बैलेंस शीट में होता है उसको तो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बनाते समय हम लोग माइनस करके ही लिखते हैं। तो अगर आप माइनस कर दिए तो दोबारा माइनस मत कीजिएगा, रिजर्व सरप्लस अगर आपने छोटा करके लिख दिया है तो दोबारा माइनस मत कीजिएगा। उसके बाद एक चीज माइनस होता है, वो है इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाई नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज। जैसे रिलायंस इज ए पेट्रोलियम एंड जियो प्लेटफॉर्म का कंपनी, तो उसके बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है तो उसको आप माइनस कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज नॉट एन इफेक्टिव कैपिटल, नॉट एन इफेक्टिव कैपिटल, तो वो माइनस हो जाता है। इस तरीके से अपना इफेक्टिव कैपिटल निकल जाता है, और इफेक्टिव कैपिटल का स्लैब देख करके मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का लिमिट पता चल जाता है। इस लिमिट के अंदर अंदर अगर आप पे करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा अगर आप पे करते हो तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। So with this, our revision of preparation of final accounts या preparation of financial statements of a company या a corporate entity is over. अब आप लोग जितने सम्स आपके हैं जो मैंने क्लास में होमवर्क में दिए हैं, इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में हैं, आरटीपी में हैं, लास्ट 4 टर्म्स के क्वेश्चन पेपर में हैं, उनको आप बैठ करके रिवीजन करते चलो। मेरी तरफ से प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी का रिवीजन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।